हेलो स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ इज़ डॉक्टर संतोष भंडारी। और आज हम जो बिज़नेस लॉ हम जो पढ़ रहे हैं उसमें आज का हमारा टॉपिक है कंसर्न, फ्री कंसर्न। नाउ व्हाट इज़ फ्री कंसर्न? बिफोर स्टडिंग इट we will study about what is a concern. Concern means, now in the Indian Contract Act, the definition of concern is given in section which state that it is when two person, or we can say when two or more person agree upon the same thing and in the same sense, it is known as concern. It means it includes two things: two or more person agree upon the same thing and also they agree on that thing in the same sense. We can take an example. A agreed to sell his house to B. A owns 3 houses and wants to sell his house in Udaipur. B thinks he is buying his Jodhpur house. Here, A and B have not agreed upon the same thing in the same sense, because one is talking about the house in Udaipur and other is talking about Jodhpur house. Therefore, there is no concern and no contract afterwards. कंसर्न यानी कि सहमति। सहमति का अर्थ है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं तो हम उसे सहमति कहते हैं। यानी कि सहमति के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक ही बात पर सहमत होते हों, और दूसरा जब वे इस बात का समान भाव या विचार रखते हुए सहमत होते हों, तभी सहमति कहलाती है। नाउ फ्री कंसर्न। Consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence or fraud or misrepresentation or by mistake. यानी कि स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति वह सहमति है जो पक्षकारों ने अपनी इच्छा से दी हो। उन पर किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या अन्य किसी प्रकार का दबाव डालकर या उन्हें धोखा देकर सहमति प्राप्त नहीं की गई है। यदि सहमति स्वतंत्र नहीं है तो सहमति एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार पर थोपी हुई मानी जाएगी। ऐसी सहमति न किसी भूल या गलती के कारण भी दी जाती सकती है। यानी कि सहमति में यह आवश्यक है कि अगर वह सहमति स्वतंत्र है तो उसमें ये 5 बातें नहीं होनी चाहिए। यानी कि अधिनियम की जो धारा 14 है उसके अनुसार स्वतंत्र सहमति तब कही जाती है जबकि सहमति इन 5 बातों से प्रभावित नहीं हो। ये 5 बातें हैं: उत्पीड़न सेक्शन 15, अनुचित प्रभाव सेक्शन 16, कपट सेक्शन 17 और मिथ्या वर्णन सेक्शन 18 और गलती या भूल सेक्शन 20 एंड 21. Now first, in this lecture we will study about coercion section 7. Section 15 of the Indian Contract Act 1872 states that coercion is committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person, whatever with the intention of causing any person to enter into an contract. यानी कि उत्पीड़न, कोर्सियन यानी कि उत्पीड़न। हम अगर सामान्य शब्दों में उत्पीड़न से तात्पर्य देखें तो इसका अर्थ है अनुबंध करने के उद्देश्य से किसी दूसरे पक्षकार या उसकी संपत्ति के विरुद्ध बल प्रयोग करना या करने की धमकी देना जो है उत्पीड़न माना जाएगा। जो सेक्शन 15 में इसकी डेफिनेशन दी गई है उसके अनुसार किसी व्यक्ति के साथ ठहराव करने के उद्देश्य से
यानी कि हम अगर किसी का उत्पीड़न कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो मेनली उसमें ठहराव करने का उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान के द्वारा वर्जित है अथवा किसी व्यक्ति के हितों के विपरीत उसकी संपत्ति को अवैधानिक रूप से रोकना अथवा रोकने की धमकी देना उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। यानी कि किसी व्यक्ति को धमकाना या उसकी संपत्ति को रोकने के लिए धमकाना, दोनों ही उत्पीड़न के क्षेत्र में आते हैं। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित किसी कार्य को करना या करने की धमकी देना या किसी की संपत्ति को अवैध रीति से रोकना या रोकने की धमकी देना, ऐसे कार्य या धमकी का उद्देश्य किसी व्यक्ति के साथ ठहराव करने के लिए बाध्य कर रहा हो, तब वह उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। Coercion means forcing an individual to enter into a contract. So it is necessary that there must be a contract between the parties. Now suppose we can take an example. A went out for a walk. B approaches A with a stranger, pull out his gun and ask A to give him all his possessions. The consent of A is obtained by coercion है, यानी कि उसको धमका कर और उसके जो भी था उसके पास उसको लेना, यह उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। अब उत्पीड़न के आवश्यक तत्व क्या है कि उत्पीड़न ऐसा कार्य जो कि भारतीय दंड विधान के अनुसार वर्जित है, वह सभी उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। इट मीन्स कमिटिंग एनी एक्ट forbidden by Indian Penal Code will come under the coercion. Now next, it may be threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code, यानी कि भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित किसी कार्य को करने की धमकी देना, यह भी उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। आत्महत्या की धमकी देना उत्पीड़न है या नहीं, तो इसमें यह माना गया है कि आत्महत्या के प्रयास को अपराध माना गया है और आत्महत्या की धमकी देना उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। इसी तरह से अवैध रूप से किसी की संपत्ति को रोकना, इट मीन्स अनलॉफुली रिटेनिंग एनी प्रॉपर्टी also comes under coercion. Unlawful threatening to detain any प्रॉपर्टी, यानी कि किसी की संपत्ति को अवैध रूप से रोकने की धमकी देना, यानी कि जो हमारा ये उत्पीड़न है, कोर्शन है, इसमें कोई कार्य करना या करने की धमकी देना, दोनों ही उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। ऐसा कार्य करने या धमकी देने का उद्देश्य दूसरे पक्षकार के साथ ठहराव करना होना चाहिए। द इंटेंशन मस्ट बी टू कंपेल द अदर पर्सन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इसका उद्देश्य किसी के साथ कोई अनुबंध करना होना चाहिए। यदि सिर्फ बदला लेने के लिए किसी को पीटने के लिए कहा गया है तो यह उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आएगा। ये अपराध तो है, किंतु यह भारतीय दंड विधान में जो हम ठहराव करते हैं उसकी श्रेणी में नहीं आने के कारण यह उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। कोर्शन में बी डायरेक्टेड अगेंस्ट द पार्टी और एनी अदर पर्सन, यानी कि उत्पीड़न स्वयं पक्षकार द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है। उत्पीड़न का प्रयोग स्वयं किसी पक्षकार के विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है, तो भी वह उत्पीड़न की श्रेणी में ही आएगा। द प्लेस ऑफ कोर्शन इज इममटीरियल, यानी कि उत्पीड़न का स्थान क्या होगा इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब कि यह महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है कि जिस स्थान पर उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है वहाँ पर भारतीय दंड विधान लागू होता है अथवा नहीं, यानी कि उत्पीड़न जरूरी नहीं है कि देश में हो, देश के बाहर भी उत्पीड़न किया जा सकता है।
Now the effect of coercion. Coercion has the effect of making the contract voidable. It implies that as the discretion of the parties whose consent was not free, the contract is voidable. The aggravated party will therefore determine whether to enforce the contract or to cancel the contract. यानी कि कोई भी कार्य उत्पीड़न हुआ है या नहीं, इसका क्या प्रभाव होगा, इसमें जो भी पीड़ित पक्षकार है वह चाहे तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको मान सकता है या वह चाहे तो उसको जो है व्यर्थनीय घोषित करवा सकता है. यानी कि जो पीड़ित पक्षकार है उसकी इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय हो सकता है. यानी कि हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है उस व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह चाहे तो अनुबंध को वैध समझकर दूसरे पक्षकार को अनुबंध के पालन के लिए बाध्य कर सकता है, किंतु यदि वह चाहे तो अनुबंध को व्यर्थ भी समझ सकता है. Now techniques for causing coercion. Threatening to commit any act which is forbidden by Indian Penal Code, detaining not as per law, or even threatening to detain any property with the sole intention of compelling a person to enter into the contract. Now in the case of Rama Kalam versus Alvar Shetty, where the widow was prohibited for removing the corpse of her husband until she consented for the adoption. यानी कि इस केस लॉ में क्या हुआ था कि जो काल्या जो थी रंगा कलम और अलवर शेट्टी, इसके में एक केस हुआ था जिसमें एक औरत ने अपने पति की मृत्यु के बाद उसके पति के संबंधियों ने उस विधवा को यह धमकी दी कि उसके पति के शव का तब तक अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाने दिया जाएगा जब तक कि वह एक विशेष लड़के को गोद नहीं ले लेती है. उस विधवा ने उस समय लड़के को गोद लेना स्वीकार कर लिया, किंतु बाद में उसने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया. न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह ठहराव व्यर्थ है क्योंकि उस विधवा की सहमति उत्पीड़न के आधार पर प्राप्त हुई है. यानी कि इंडियन पैनल कोड में यह माना गया है, भारतीय दंड जो संविधान है हमारा उसके सेक्शन 297 के अनुसार किसी भी शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने से रोकना एक अपराध की श्रेणी में आता है. नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ. द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द पार्टी डिफेंडिंग द coercion. This is because pure probability or fear is not a threat. In order to create coercion, a person must show that there was a risk that was prohibited by law and that forced him to enter into a contract that he would not otherwise had. यानी कि सिद्ध करने का भार. जब कोई पक्षकार अनुबंध को उत्पीड़न के आधार पर व्यर्थ घोषित करना चाहता है तो उसे स्वयं को ही यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया गया था. ऐसे पीड़ित पक्षकार को वे सभी प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ेंगे जिनसे यह सिद्ध हो सके कि वास्तव में उसके विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग हुआ था. थैंक यू. इसके जो बाकी पॉइंट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. थैंक यू.